अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट्स, लर्नर्स। मैंने प्रीवियस अपने टॉपिक में, अपने लेक्चर के टॉपिक में वैक्यूल्स पे बात की थी। वैक्यूलर स्ट्रक्चर के मतलब मैंने बोला था, वैक्यूल्स के मतलब बात की थी। और आज मैं जिस टॉपिक पे बोलने जा रहा हूं उसे साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। और इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करूं, जो लोग नए आए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर लेक्चर की वीडियो आपके उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपकी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन पे आपको मुयस्सर आ सके बर वक्त। तो टॉपिक क्या है? साइटोस्केलेटन का है। साइटोस्केलेटन सेल के अंदर पाए जाने वाले ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि सेल को सपोर्ट फराहम करता है, जो कि सेल को सपोर्ट फराहम करता है, सेल को स्ट्रेंथ देता है। अब इस साइटोस्केलेटन में कौन कौन सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं? इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोस्केलेटन का हिस्सा क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा माइक्रोफिलामेंट और तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। कौन कौन सी? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीनों पोर्शंस जो हैं, ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। तीनों मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो ट्यूब्यूल्स की शक्ल में पाया जाता है और ये ट्यूबुलर प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, जबकि दूसरा माइक्रोफिलामेंट्स ये फिलामेंटन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। ये दागानुमा स्ट्रक्चर है, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है जो पाया जाता है। इस साइटोस्केलेटन में से आज मैं एक टाइप को डिस्कस करने जा रहा हूं और वो टाइप क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। वो पोर्शन क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। मैं माइक्रोट्यूब्यूल पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो माइक्रोट्यूब्यूल की मैं बात करता हूं कि माइक्रोट्यूब्यूल है क्या, इसे किसने दरियाफ्त किया और इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है और ये बनती कैसे है। क्या क्या माइक्रोट्यूब्यूल की हिस्ट्री क्या है, किसने दरियाफ्त किया, ये कहां पाई जाती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको जो है वो ये बनती कैसे है और इसका फंक्शन क्या है। हम ये सारी जो है वो आज वाले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा आप लोग। तो क्या है, 1953 में रॉबर्ट्स एंड फ्रॉन्की, रॉबर्ट्स और फ्रॉन्की ने क्या किया, इन्होंने इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स को दरियाफ्त किया। और कहां पे दरियाफ्त किया? माइक्रोट्यूब्यूल्स को नर्व सेल्स में दरियाफ्त किया, न्यूरॉन सेल्स में दरियाफ्त किया। इन्होंने न्यूरॉन के एक्सॉन और डेंड्राइट्स में दरियाफ्त किया। किसे? माइक्रोट्यूब्यूल्स को। कब? 1953 में, 1953 में किसने? रॉबर्ट्स ने और फ्रॉन्की ने क्या, कहां पे दरियाफ्त किया? इसे माइक्रोट्यूब्यूल्स को न्यूरॉन सेल्स में दरियाफ्त किया। चूंकि इन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स को न्यूरॉन सेल में दरियाफ्त किया था, इसलिए न्यूरॉन सेल में दरियाफ्त की बुनियाद पर फ्रॉन्की ने और रॉबर्ट्स ने इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया न्यूरोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या नाम दिया? न्यूरोट्यूब्यूल्स का नाम दिया, क्योंकि उन्होंने दरियाफ्त इसको नर्व सेल्स में किया था, न्यूरॉन सेल्स में किया था। इस बुनियाद पे इसे न्यूरोट्यूब्यूल्स का नाम दिया। अब क्या है, 1963 में, 1953 के बाद फ्रॉन्की
और रॉबर्ट्स की दरियाफ्त के बाद 1963 में इस पे एक डिटेल्ड बहस हुई, इस पे काफी ज्यादा जो है वो स्ट्रक्चर पे बात हुई। और किसने की? सैबाटिनी ने की और बेंसिच ने की और बार्नेट ने। सैबाटिनी, बेंसिच और बार्नेट ने 1963 में, कब? 1963 में इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पे डिटेल जो है वो इन्वेस्टिगेशन की, उस पर रिसर्च की और इसके बाद इन्होंने इसको जो है वो न्यूरोट्यूब्यूल्स को नाम दिया माइक्रोट्यूब्यूल्स का, क्योंकि इन्होंने देखा कि ये सिर्फ न्यूरॉन के सेल्स में नहीं पाए जाते, ये और भी जगह पे पाए जाते हैं और सेल्स में भी पाए जाती हैं। तो ये इस वजह से, चूंकि सिर्फ न्यूरॉन के सेल्स में नहीं पाए जाते और सेल्स में भी पाए जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने इसको नाम न्यूरोट्यूब्यूल्स से चेंज करके माइक्रोट्यूब्यूल्स रखा। कब? 1963 में। किसने? सैबाटिनी ने और उसके कुलीग्स ने। वो नाम जो 1953 में फ्रॉन्की ने दिया था न्यूरोट्यूब्यूल, चूंकि न्यूरॉन सेल में दरियाफ्त किया था, इस वजह से इसको वो नाम अब यहाँ पे, चूंकि और सेल्स में भी ये पाए जाते हैं स्ट्रक्चर्स, तो इनको चेंज कर दिया गया, उनका नाम चेंज कर दिया गया और कौन सा नाम रखा गया? इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स रखा गया। फिर उसी 1963 में और साइंटिस्ट, क्या नाम था उसका? लेड बैटलर और पॉटर। लेड बैटलर और पॉटर ने 1963 में इनको, किनकी बात कर रहा हूं? माइक्रोट्यूब्यूल्स पे डिटेल्ड बहस की प्लांट सेल के अंदर, और प्लांट सेल में इनकी मौजूदगी पे बहस करके जो पीछे 1953 में फ्रॉन्की ने बात की थी कि ये न्यूरोट्यूब्यूल्स है, उस बात को चेंज करके एक और जो है वो स्टैंप लगा दी। किस नाम पे? माइक्रोट्यूब्यूल्स पे। ये सिर्फ न्यूरॉन सेल्स में नहीं पाया जाता, उसके अलावा भी ये मौजूद होते हैं, उसके अलावा सेल्स में भी ये मौजूद होते हैं। अब ये कहां पे पाई जाती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स कहां पे मौजूद होती हैं, किसके पोर्शन में मौजूद होती हैं? तो ये कहां पे? सीलिया और फ्लैजेला। आपको पता है सीलिया और फ्लैजेला कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ सेल्स में। ऑर्गेनिज्म इसलिए कहा क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जैसे पैरामीशियम वगैरह है, जैसे वॉलवॉक्स वगैरह हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं। तो उनमें भी ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि उनकी मोशन में, उनकी लोकोमोशन में इन्वॉल्व हैं, उनकी मूवमेंट करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। ये इन सीलिया और फ्लैजेला में ये माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो हैं ये पाए जाते हैं। किसमें? सीलिया और फ्लैजेला में। उसके बाद ये कहां पे? सेंट्रियोज में। आपको पता है कि सेंट्रियोज एक और आप उसे जाने कम से कम उसका एक नाम जरूर आप जानते होंगे। जब सेल डिवाइड होने लगता है तो सेल की डिवीजन के वक्त ये सेंट्रियोज जो मौजूद होते हैं, सेंट्रियोज जो हैं वहां पे मौजूद होते हैं। तो ये सेंट्रियोज में पाया जाता है और बेसल बॉडीज में भी पाई जाती हैं। कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद क्या पाई जाती है? माइटोटिक अपरेटस। वो माइटोटिक अपरेटस उसे कहा जाता है जो कि क्रोमोसोम्स, जहां पे जब सेल डिवाइड करने लगता है तो मेटाफेज के दरमियान क्रोमोसोम्स इकट्ठे होते हैं एक जगह पे, दरमियान में इक्वेटर पे, और फिर उनको अलग किया जाता है, उनकी सेपरेशन की जाती है। वो जो सेपरेशन करवाने के जिम्मेदार हैं वो स्ट्रक्चर, जो टोटल अपरेटस है, जो उसकी डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, वो माइटोटिक अपरेटस इन्वॉल्व है। तो ये उसमें जो इन्वॉल्व है उसमें पाई जाती हैं। कौन? ये माइक्रोफिलामेंट्स। उसके बाद ही कहां पे पाई जाती है? नर्व प्रोसेसेस में। मैंने आपको पहले भी बोला है कि न्यूरॉन्स में नर्व प्रोसेसेस में मतलब ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन वगैरह में ये पाए जाते हैं। कौन? माइक्रोफिलामेंट्स। उसके अलावा ये कहां पे पाए जाते हैं? ये प्लांट के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनाने वाले जो सेल्स हैं, उनके कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टेक्स में, उनके कॉर्टिकल रीजन में ये पाए जाते हैं। कौन? माइक्रोफिलामेंट्स। उसके अलावा ये कहां पे पाए जाते हैं? ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में इन्वॉल्व हैं। ये जो स्पर्मेटेड्स में इन्वॉल्व हैं, कुछ इंसेक्ट्स के स्पर्मेटेड्स में इन्वॉल्व हैं। उस स्पर्मेटेड्स में हम आगे बोलेंगे कि ये बताएंगे कि स्पर्मेटेड्स में किस तरह इन्वॉल्व है, वहां पे ये पाए जाते हैं। कौन? माइक्रोफिलामेंट्स। उसके बाद
ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कुछ प्रोटोजोआ में उनके एक्सोनिम जो स्ट्रक्चर है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब मैं स्पर्म के मतलब बता रहा था तो उस पे मैंने उसकी जो स्पर्म की जो टेल है उसके मतलब बात की थी। तो उसमें जो मेरे दाई लेक्चर्स हैं उन जो स्पर्म की टेल बता रहा था तो उसमें एक्सोनिम का स्ट्रक्चर मैंने बड़े डिटेल से बताया था। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि ये एक्सोनिम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसमें मौजूद होते हैं। अब इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये एक हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो लंबे किस्म का स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है। कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इनकी माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो लॉन्ग हॉलो ट्यूब्स हैं इनका जो डायामीटर है वो कितना होता है? 24 से लेकर 25 नैनोमीटर तक इनका डायामीटर। वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं जिन लॉन्ग हॉलो और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल हैं उनका डायामीटर कितना है? 24 से लेके 25 नैनोमीटर डायामीटर होता है इनका ट्यूब्यूल्स का, जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। उनकी जो हॉलो ट्यूब्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। ये उनके डायामीटर की बात की। और उनकी लेंथ क्या होती है? उनकी लेंथ जो है वो कई माइक्रोमीटर तक चली जाती है। उनकी लेंथ क्या है? कई माइक्रोमीटर तक चली जाती है। उनका डायामीटर ट्यूब्यूल्स का 24 से 25 नैनोमीटर तक होता है और उनकी जो लेंथ है वो कई माइक्रोमीटर तक चली जाती है। उसके बाद इसका जो है ट्यूबुलन प्रोटीन जो है, इनको अगर हम बात करते हैं इनकी यूनिट की, तो इनका जो सेडिमेंटेशन यूनिट है, सेडिमेंटेशन साइज है, सेडिमेंटेशन यूनिट जो है कि वो क्या है? 6s है। 6s आपको पता है सेडिमेंटेशन यूनिट होता है। कुछ लोग इसे सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट भी कहा जाता है, कुछ कहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि सेडिमेंटेशन यूनिट है जिसे जो है वो 6s से ये इनका साइज जो है वो बताया जाता है, वो 6s के करीब है। उसके बाद ये क्या है कि ये ट्यूब्यूल्स जो हैं जो ट्यूबुलन प्रोटीन पर मुश्तमिल हैं, वो ट्यूबुलन प्रोटीन जो है वो सिर्फ एक ट्यूबुलन प्रोटीन नहीं है, वो 2 ट्यूबुलन प्रोटीन्स हैं। कितनी है? वो 2 ट्यूबुलन प्रोटीन है। उनमें से एक को अल्फा ट्यूबुलन प्रोटीन के नाम से जानते हैं, दूसरी को बीटा ट्यूबुलन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी? एक अल्फा ट्यूबुलन प्रोटीन, दूसरा बीटा ट्यूबुलन प्रोटीन। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि मैंने जो 2 कलर की जो है वो शो की हैं, जो है वो सर्कल शो की हैं। इनमें से जो ब्लू कलर का सर्कल शो हो रहा है, जो एक यूनिट नजर आ रहा है वो आपको, वो एक ट्यूबुलन प्रोटीन है जो एक ब्लू कलर की एक डॉट की शक्ल में, एक सर्कल की शक्ल में आपको नजर आ रहा है, वो एक ट्यूबुलन प्रोटीन है। इस ब्लू वाले को मैंने अल्फा ट्यूबुलन से शो किया है और दूसरे कलर वाले को जो मैंने क्या किया है? बीटा ट्यूबुलन प्रोटीन से शो किया। तो ये 2 प्रोटीन कौन सी हैं? ट्यूबुलन प्रोटीन 2 तरह की, एक अल्फा ट्यूबुलन प्रोटीन और दूसरी बीटा ट्यूबुलन प्रोटीन। ये अल्फा ट्यूबुलन प्रोटीन और बीटा ट्यूबुलन प्रोटीन ये एक स्ट्रेट किस्म का स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन का बना होता है। और इनमें से हर एक अल्फा ट्यूबुलन है या बीटा ट्यूबुलन है, कोई भी है, हर एक जो है उसमें अमीनो एसिड की तादाद कितनी होती है? 450 अमीनो एसिड उसमें पाए जाते हैं। कितने अमीनो एसिड उसमें पाए जाते हैं? 450 अमीनो एसिड पाए जाते हैं एक ट्यूबुलन प्रोटीन में। ये 2 ट्यूबुलन प्रोटीन हैं, ये मोनोमर्स की शक्ल में पाई जाती हैं। ये मैंने यहाँ पे इनको अलग अलग शो किए हैं, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग पड़ी हुई हैं, लेकिन ये मिलती हैं, ये दोनों मिलती हैं। और मिलने के बाद ये दोनों मोनोमर प्रोटीन्स जो हैं मिलके एक डाइमर बनाती हैं या हेटेरोमर बनाती हैं। डाइमर इसलिए क्योंकि उनकी तादाद 2 है, क्योंकि ये अल्फा ट्यूबुलन और बीटा ट्यूबुलन मिलके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें 2 ट्यूबुलन प्रोटीन है, इसलिए इसको डाइमर कहते हैं। लेकिन हेटेरोमर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 मुख्तलिफ हैं, एक अल्फा ट्यूबुलन प्रोटीन है, दूसरी बीटा ट्यूबुलन प्रोटीन है। क्योंकि डाइमर प्रोटीन तो वो भी हो सकती है ना जिसमें 2 अल्फा ट्यूबुलन मिल जाए, वो भी तो डाइमर है क्योंकि उसमें तादाद तो 2 है, ठीक है। 2 बीटा मिल जाए तो भी वो डाइमर है। लेकिन यहां पे हेटेरोमर में तादाद की बुनियाद पे नहीं बात करेंगे, हेटेरोमर में बात करेंगे कि 2 मुख्तलिफ, जरूरी है कि एक अल्फा हो और एक बीटा हो। लेकिन अगर 2 बीटा मिल जाए है तो वो डाइमर प्रोटीन है, मोनोमर नहीं है, लेकिन वो हेटेरोमर नहीं कहलाएगी क्योंकि उसमें दोनों सेम है। अगर दोनों अल्फा मिल जाए
तो वो हेटेरोमर नहीं कहलाएगी, वो डाइमर तो है मगर उसे हेटेरोमर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें डाइमर इसलिए कहेंगे कि 2 अल्फा हैं, हेटेरोमर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों अल्फा ट्यूबुलिन है। तो अगर हेटेरोमर हम कब कहेंगे? जब 2 मुख्तलिफ किस्म की होंगी, एक अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन है, एक बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये मिलती हैं तो मिल के जब एक स्ट्रक्चर बनाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ये हेटेरोमर स्ट्रक्चर है। और ये हेटेरोमर ये यहाँ पे मैंने बनाया है, देखें मैंने दोनों को साथ मिलाया है कि ये एक ब्लू वाली और दूसरी कलर वाली दोनों को मैंने मिला के देखा है कि यहाँ पे डायमर है, लेकिन कलर मैंने इसलिए कॉम्बिनेशन चेंज करके आपको बताया कि आपको पता चले कि ये दोनों मुख्तलिफ है और ये हेटेरोमर बना है। अब ये जब हेटेरोमर बन जाएगा, हेटेरोमर बनने के बाद ये आगे क्या करेंगे? लंबी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो लगभग 13 के करीब होंगी। ये मैंने उसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाने की कोशिश की है कि वो हेटेरोमर्स के नतीजे में जो एक लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनेगी उनकी तादाद 13 होगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 स्ट्रक्चर में क्रॉस सेक्शन में बोला है कि ये 13 ट्यूबुलर प्रोटीन बनेंगी। और ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर प्रोटीन बन रही हैं इनकी वजह से हेटेरोमर के मिलने की वजह से मोनोमर मिली, हेटेरोमर बनाया, हेटेरोमर मिली, उन्होंने क्या बनाया? एक ट्यूबुलर प्रोटीन बनाई। उस हर ट्यूबुलर प्रोटीन को प्रोटोफिलामेंट्स के नाम से जानते हैं, उसे प्रोटोफिलामेंट्स के नाम से जानते हैं। और ये 13 हैं, कितनी हैं? 13 प्रोटोफिलामेंट्स जो हैं वो बनेगी, 13 प्रोटोफिलामेंट्स जो हैं वो बनेगी यहाँ पे। और ये प्रोटोफिलामेंट्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे कलेक्टिवली माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। अब यहाँ पे मैंने ये तीर का निशान शो किया है कि यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है डिसअसेंबली है, नीचे ये अलग अलग हो रही है, ऊपर मैंने लिखा है असेंबली है। हाँ, ये ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है, ये कंटिन्यूअसली बनता भी रहता है, बिगड़ता भी रहता है, बनता भी रहता है, बिगड़ता भी रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो पॉलीमराइजेशन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो पॉलीमराइजेशन है उसे असेंबली के नाम से मैंने शो किया है। तो इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो असेंबलिंग में जा रहा है और जो हिस्सा इसका असेंबलिंग में जा रहा है वो डिसअसेंबली नहीं होता। ये नहीं है कि वो असेंबली हो रहा है, असेंबली बन रहा है, उसकी पॉलीमराइजेशन हो रही है, असेंबलिंग हो रही है, उसकी असेंबलिंग होने के बाद वहीं से उसकी डिसअसेंबलिंग हो जाए, डिसअसेंबलिंग हो जाए। नहीं, जहां पे असेंबलिंग हो रही है वहां पर डिसअसेंबलिंग नहीं होगी, उसकी अपोजिट साइड पे डिसअसेंबलिंग होगी। एक साइड पे पॉलीमराइजेशन होगी, उसकी दूसरी साइड पे डिसअसेंबलिंग होगी। यहां पे देख लें, ऊपर वाली साइड पे मैंने शो किया कि असेंबलिंग, नीचे वाली साइड पे वो अलग हो रहे हैं, डिसअसेंबलिंग होगी। अब ये असेंबलिंग करवाता कौन है? असेंबलिंग होती कैसे है? किस साइड से शुरू होती है? ये असेंबलिंग पॉलीमराइजेशन तो शुरू हो रही है, लेकिन इसमें एसोसिएटेड प्रोटीन्स कुछ इन्वॉल्व होती हैं जो असेंबलिंग में। कौन कौन सी हैं? एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जो इसकी असेंबलिंग करवाने में इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी? जैसे मैंने पहले लिखी है एमएपी को शो किया है। ये एमएपी क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन जो हैं ये उसमें शामिल हैं। ये कैसे हैं? ये इनको पहली दफा कब आइसोलेट किया गया था? माइक्रोट्यूब्यूल्स से इन्हें आइसोलेट कब किया गया था? ये ब्रेन सेल्स में इनमें से इनको आइसोलेट किया गया था। किनको? इन एसोसिएटेड प्रोटीन्स को। उसके बाद दूसरा है कि ये क्या काम करती हैं? ये हेल्प इन लिंकिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को दूसरे कंपोनेंट ऑफ द सेल्स के साथ मिलने में मदद देती हैं। अब यहां पे कैसे बात हुई भाई कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को दूसरे कंपोनेंट्स के साथ मिलने में मदद देती हैं? हाँ, हम जानते हैं कि क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमेयर भी पाया जाता है सेंट्रल पोजीशन पे। अब उस सेंट्रोमेयर पे दरमियान उसके सेंट्रोमेयर में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। वो जो काइनेटोकोर है वहां पे हम जानते हैं कि वो जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो वहां पे आके अटैच होते हैं, जो उनको कंट्रैक्ट कर उनकी कंट्रैक्शन की वजह से वो क्या करते हैं? अलग होते हैं। क्रोमोसोम मेटाफेज के बाद वो अलग होना शुरू हो जाते हैं। वो वहां पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आके अटैच होते हैं, किसके पास? काइनेटोकोर पे पास अटैच होते हैं। वो ट्यूबुलर प्रोटीन को वहां पे आके अटैच करवाने में मदद कौन देते हैं? एमएपी।
माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन जो हैं ये वहां पे उसे आके अटैचमेंट करवाने में, काइनेटोकोर में अटैचमेंट करवाने में मदद देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को सेल के दूसरे कंपोनेंट्स के साथ अटैचमेंट करवाने में मदद देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है कि ये पॉलीमराइजेशन में भी हेल्प करते हैं। पॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं? ये 1983 का जमाना था, तब की बात कर रहा हूं, 1986 का जमाना था जब इसकी पॉलीमराइजेशन जो है ये लिखा हुआ 1986 में किंग ने कहा कि क्या हम इसकी पॉलीमराइजेशन, इनकी माइक्रोट्यूब्यूल्स की पॉलीमराइजेशन इन विट्रो कर सकते हैं। उसने कहा कि क्या हम इनकी पॉलीमराइजेशन जो है वो इन विट्रो कर सकते हैं। तो वो जब इन विट्रो पॉलीमराइजेशन करने लगा था तो उसने क्या कहा, उन्होंने क्या की चीजें इस्तेमाल की थी? एमएपी, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स को इस्तेमाल किया, जीटीपीज को, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को इस्तेमाल किया और ट्यूबुलिन मोनोमर्स को, इन तीनों चीजों को इस्तेमाल किया और वो क्या किया, वो कामयाब ठहरा किस में बनाने में, इन विट्रो जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाने में कामयाब ठहरा। तो इस लिहाज से कि ये भी एक प्रूफ है कि जो कि किंग ने किया था 1986 में किंग ने एक्सपेरिमेंट किया था इन विट्रो कि भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाया जा सकता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को इन विट्रो जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब चलो दूसरा फैक्टर है, कौन सा है? एमटीओसी। एमटीओसी इसे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहते हैं। एमटीओसी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां पे ये मौजूद होता है, जिस साइट पे ये मौजूद होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की जिस साइट पे ये मौजूद होता है वहीं से पॉलीमराइजेशन शुरू होती है। पॉलीमराइजेशन जो है वो वहीं से शुरू होती है जहां पे एमटीओसी मौजूद होता है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जहां पे मौजूद होता है वहीं से पॉलीमराइजेशन शुरू होती है। और इस पॉलीमराइजेशन के लिए दो चीजें, एक तो ये एमटीओसी का होना जरूरी है क्योंकि उसी जगह से पॉलीमराइजेशन शुरू होगी। दूसरी चीज क्या है कि इसके साथ मैंने आपको बोला है कि जीटीपी का होना जरूरी है। अगर जीटीपी एब्सेंट हुआ, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एब्सेंट हुई, तो पॉलीमराइजेशन उसकी नहीं हो सकती क्योंकि जीटीपी कन्वर्ट होती है जीडीपी में। ठीक है, तो उसके बाद ये जीटीपी जो है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट और गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, इसकी अगर ये नहीं होगी तो वहां पे ये नहीं हो पाएगी पॉलीमराइजेशन। और कहां पे शुरू होगी? जहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग जो है वो सेंटर्स मौजूद हैं वहां पे ये पड़ी होगी और वहीं से ये पॉलीमराइजेशन शुरू होगी। मैंने जैसा कि बोला है कि फिर इन पे एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या हम इनको इन विट्रो भी तैयार करवा सकते हैं। जैसे 1986 में किंग ने किया, एक्सपेरिमेंट किया कि हम इनको इन विट्रो तैयार कर सकते हैं या नहीं तैयार करवा सकते, वो कामयाब हुआ। और अब कि कुछ ड्रग्स ऐसे इस्तेमाल, क्या पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट किया जा सकता है? अब यहाँ पे और सवाल उठता है कि क्या पॉलीमराइजेशन जिनकी हो रही है क्या उसको इनहिबिट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। कैल्शियम के अगर आयंस को ज्यादा मिकदार में प्रोवाइड किया जाए तो भी इनहिबिट किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाए तो इनकी पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट किया जा सकता है। और वो ड्रग्स कौन कौन सी हैं? विनब्लास्टाइन और विनक्रिस्टाइन। विनब्लास्टाइन और विनक्रिस्टाइन ये ऐसी ड्रग्स हैं, इनके नाम बता रहा हूं, विनब्लास्टाइन और विनक्रिस्टाइन, ये दो ऐसी ड्रग्स हैं कि जिनका इस्तेमाल अगर किया जाए कि जब इनकी माइक्रोट्यूब्यूल्स की पॉलीमराइजेशन हो रही होती है तो इनके इस्तेमाल की वजह से, इनकी मौजूदगी की वजह से माइक्रोट्यूब्यूल्स की पॉलीमराइजेशन जो है वो स्टंट हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, उनको रोका जा सकता है, उनको रोका जा सकता है कि इन ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से। किसकी बात कर रहा हूं? विनब्लास्टाइन और विनक्रिस्टाइन की मौजूदगी की वजह से इनको रोका जा सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि भाई
ये इनके फंक्शंस क्या हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शंस क्या हैं, ये कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है, कौन कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व है। तो पहली बात है कि मैकेनिकल सपोर्ट, मैंने आपको पहले भी बोला है कि सेल स्ट्रक्चर जो है उसकी मेंटेनेंस में भी इन्वॉल्व है, उसको जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देती है, और वो सेल जो वर्क कर रहा है उसमें ये हेल्प आउट करती है, और ये उसके स्ट्रक्चर जो है सीडोपोडियल लाइक स्ट्रक्चर में भी हेल्प आउट करती है, उनके सेल के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट में भी ये मदद देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये मॉर्फोजेनेसिस में, ये अब कैसे मॉर्फोजेनेसिस में, कैसे आपको पता है कि सेल स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन है उसे मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं, उसमें ये इन्वॉल्व है। तो कैसे, स्पर्मेटेड जो है जब स्पर्म बनने जा रहा होता है तो जो स्पर्मेटेड का जो न्यूक्लियस है, स्पर्म बनने जा रहा होता है तो जो स्पर्मेटेड का जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की जो इलांगेशन होती है उसको डिलोंगेट किया जाता है। वो जो उसकी इलांगेशन होती है स्पर्मेटेड के न्यूक्लियस की, उसकी जो इलांगेशन है वो इलांगेशन इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होती है। भी कहा जाता है कि ये मैंने पहले बोला था कि ये कुछ स्पीशीज में इंसेक्ट्स में पाया जाता है, तो वो वहां पे क्या करते हैं कि उस न्यूक्लियस की गिर्द जो है वो फैल के उसको इलांगेट करने में ये मदद देती हैं। कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। कौन मदद देती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स मदद देती हैं उनके सेल की न्यूक्लियस की इलांगेशन में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। कौन कौन सी कंट्रैक्शन, क्रोमोसोम्स में। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा क्रोमोसोम की जो है वो मूवमेंट में। अब आपको पता है कि जब क्रोमोसोम्स दरमियान में सेट होते हैं, मेटाफेज में, कहां पे सेट हो जाते हैं, मेटाफेज में, ये दरमियान में सेट हो जाते हैं, तो उनको वो आपस में एक पॉइंट के जरिए जुड़े होते हैं, तो उनको दूसरी दोनों साइड से, इधर से भी सेंट्रोमेयर पे, इधर से भी सेंट्रोमेयर के काइनेटोकोर पे, इधर से भी, एक इधर वाला पोल है एक इधर वाला, दोनों पोल के जो ट्यूबुलम स्ट्रक्चर जुड़े हुए, फाइब्रोडर्मा स्ट्रक्चर जुड़े हुए उनसे वो कंट्रैक्ट होंगे। जैसे वो कंट्रैक्ट होंगे, ये वाली साइड, ये प्रोटीन कंट्रैक्ट होगी, इसके अगर ये देखो ये कंट्रैक्ट हो रही है, तो इसके कंट्रैक्ट होने की वजह से ये क्रोमोसोम है विल्फर्ड, तो इसके कंट्रैक्ट होने की वजह से ये क्रोमोसोम जो है अपने इस क्रोमोसोम से अलग होकर ये क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, अपने इस पोल की तरफ रवाना हुआ, तो इसकी कंट्रैक्शन हुई तो ये इधर रवाना हुआ। तो ये इनकी कंट्रैक्शन है, अगर ये कंट्रैक्शन ना हो तो क्रोमोसोम्स कभी अलग ना हो पाए। सेल डिवीजन के दौरान जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो कभी अलग ना हो पाए, तो ये इनकी कंट्रैक्शन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से है। उसके बाद क्या है कि ये मूवमेंट में इन्वॉल्व है। ये मस्कुलर प्रोटीन, शुरू में इनको साइटोस्केलेटन जो है इनको मस्कुलचर जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये उसके सेल्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, उनकी लोकोमोशन में इन्वॉल्व थे, उनके हेल्प आउट करते थे मूवमेंट में। ठीक है, ये एक्टिन प्रोटीन वगैरह, जो ट्यूबुलर प्रोटीन वगैरह। उसके बाद क्या है कि ये सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्ट, जैसे अब सर्कुलेशन क्या है, मतलब ये हमें पता है कि मेलानोसाइट्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है, मेलानोसाइट्स मौजूद हैं, और उन मेलानोसाइट, आपको पता है कि ये पिगमेंटेशन शो करते हैं बॉडी में, मेलानिन पैदा करते हैं, और मेलानिन की वजह से बॉडी में पिगमेंटेशन भी होती है। ठीक है, तो ये मेलानिन ग्रेन्यूल्स जो पैदा होते हैं, वो मेलानिन ग्रेन्यूल्स जो हैं जो मेलानोसाइट से पैदा होते हैं, वो मेलानिन ग्रेन्यूल्स जो हैं वो सेल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिन चैनल्स के थ्रू, जिन ट्यूब्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, उन ट्यूब्स को, उन चैनल्स को, वो क्या, किसकी बनी होती है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की होती है। वो जो चैनल्स बने हुए हैं, वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है, जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करते हैं कौन, मेलानिन ग्रेन्यूल्स, जो कि मेलानोसाइट से रिलीज होते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस थे जनाब माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो मैंने आप लोगों के सामने रखे, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के मैंने अपरेंट्स के मतलब बात की, किसने दरियाफ्त किया, पहले मैंने वो बताया, फिर इसके मतलब बोला कि ये कि आकर कहाँ पे, पाए कहाँ पे जाते हैं, फिर ये बताया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके मतलब बोला। तो लिहाजा यहाँ तक जो है मैंने आपको बोला, अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।